सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन, जो कि होने वाला है 9 चैप्टर सर्कल ऑफ द 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 9.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे पहले वाली वीडियो के अंदर 9.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही हो चुके हैं। उन तीनों ही वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि इससे पहले आप जो शुरुआत की जो वीडियोस हैं, यानी कि चैप्टर्स की जो इनिशियली वीडियोस हैं, आप उनको अच्छे से समझिए, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से कनेक्टेड होती है। तो अगर 9.2 के सॉल्यूशन पे पहुंच गए हो तो अच्छी बात है, अगर इससे पहले वाली चीजें समझ में आ गई हैं और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने 9.1 ढंग से नहीं सीखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियोस को देखिए, तभी आपको 9.2 और अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकर। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वो दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो उनके सेंटर्स है उनका जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच का वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें उनके बीच की कॉमन कॉर्ड को निकालना है कि कॉमन कॉर्ड जो है वो कितनी होगी। तो देखो यहां पर ध्यान से समझो, कोई दो सर्कल है। एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। एक और सर्कल है, ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं, एक 3 है ना, ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब ये दोनों एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक है। और इनों के बीच में जो इनके सेंटर्स हैं, लेट्स सपोज ये ओ है, ये ओ डैश है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 है। तो अगर इस लाइन को मिलाते हैं एक दूसरे से तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब यहां पर हमें क्या निकालनी है, कॉमन कॉर्ड। तो देखो कॉमन कॉर्ड यहां पर क्या होती है, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे कोई दो सर्कल है, एक दूसरे को ऐसे करके कट कर रहे हैं, ये तो होगी एक कॉर्ड इस सर्कल की। क्या ये वाली कॉर्ड इस सर्कल में भी आ रही है, नहीं आ रही। एक यहाँ पे अगर आप कॉर्ड बनाते हो तो ये इस सर्कल में आ रही है कॉर्ड, दोनों सर्कल के अंदर आनी चाहिए। तो वो कौन सी आएगी, जब हम जहां पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वहीं से दूसरे पॉइंट को मिला दें, यानी कि यहां से लेकर हम यहाँ पे ऐसे करके मिला दें, जिन दो पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगी, कॉमन। तो यहाँ पर एक कॉर्ड बनेगी ए बी। तो देखो ए बी जो है वो इस बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, और ए बी जो है वो इस छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस के ऊपर यही एक फिगर यहाँ पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी रेडियस भी लिख देते हैं हम, इसकी बड़े वाली की रेडियस 5 है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। छोटे वाली की 3 है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमारा काम करेगा वो क्या काम करेगा। कभी भी कॉमन कॉर्ड जो होती है उसको दोनों सर्कल के सेंटर्स को जब मिलाते हैं, कोई एक लाइन बनाते हैं दोनों सेंटर्स के सर्कल को मिलाकर, तो वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी करती है, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ठीक है। क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो आप यहां पर ध्यान से समझो, ये जो दोनों सर्कल के बीच का जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी को क्या करेगा, एक तो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जैसे अगर ये कोई पॉइंट पी है तो ए पी और बी पी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे पहली चीज तो, दूसरी चीज ये 90 के एंगल बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं सॉल्यूशन के अंदर, द लाइन सेगमेंट joining by the centers, the line segment joining by the centers of two circles perpendicularly bisect their common chord,
ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड को क्या करेगा, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AP जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AB के। और दूसरी चीज यहां पर क्या हो जाएगी कि जो AB है वो ONO वाली जो लाइन है इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा। यानी कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, O एंड ऊपर। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है आपको अच्छे से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, AB की लेंथ निकालनी है। तो देखो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, AONO बार। ठीक है, AOO बार। इसके अंदर देखो ये वाली साइड गिवन है, ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है। इसकी मदद से आप निकाल लो इसका एरिया। ठीक है, तो तीनों साइड जब गिवन होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहां पे लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। सो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे पहले निकाल लेते हैं, लिख देते हैं एरिया ऑफ AONO बार। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो पहली साइड क्या है, एक 5 है, एक 3 है और एक 4 है। 5 3 4 12, 12 का हाफ कितना होता है, 6। ठीक है, तो S कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा S। अब एरिया क्या होगा, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स वाले का, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, S की वैल्यू 6 है और A की वैल्यू 5 रख लो, B की 3 रख लो, C की 4 रख लो। ABC आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है ये। ठीक है, तो S की जगह लिख देते हैं 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 3। ठीक है, एक एक बार तीनों साइड को माइनस करना है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 6 नीचे सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। 2 3 जा होता है 6, 6 6 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, सो एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, AB की लेंथ निकालनी है। तो देखो इस पूरे का एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसी का एरिया, हम इसी का एरिया कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, तो एरिया और क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एरिया कितना है इस ट्राइंगल का, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है हमारा। बेस कितना है देखो इस ट्राइंगल का, 4 सेंटीमीटर। बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट क्या है, AP। हाइट क्या है, AP। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझो, हाइट की जगह लिख दिया मैंने AP। इस 2 से ये 2 चले जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखो इस 2 को आप यहां पे लेकर आ जाओ, 2 सेंटीमीटर को, तो यहां पर क्या बच गया, AP। तो यहां से AP की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा 3। 1 सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 2 बार है ना 3 सेंटीमीटर, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। AP और ये AB नहीं है, ये BP होगा इक्वल। AB, AP और BP दोनों क्या है, इक्वल है। AP और BP दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि BP की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, BP कितने आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, AB। तो AB कितना हो जाएगा, देखो AP प्लस BP, यानी कि 3 प्लस 3, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। तो AB हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, हमें यही तो निकालना था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर और डिटेल में लिख सकते हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डायग्राम जो है वो गिवन नहीं था, क्योंकि आसानी से बन रहा है डायग्राम। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो अब तो ये तो था देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, किसी एक सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसकी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलो इंटरसेक्ट करवा देते हैं। एक कोड ये मान लेते हैं, दूसरी कोड मान लेते हैं ये।
ठीक है, तो एक कोड को मान लिया हमने ए बी और एक कोड को मान लिया हमने सी डी। ये दोनों मान लो किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि देखो, अब जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कुछ सेगमेंट्स बन गए, यानी कि कुछ कुछ इनके पार्ट्स बन गए हैं, कुछ हम कह सकते हैं इनके टुकड़े हो गए हैं। तो वो टुकड़े क्या है? देखो, जैसे ए ई जो है वो सी ई के इक्वल प्रूफ करना है, और बी ई जो है वो डी ई के प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? पहले तो वो लिख देते हैं, प्रूफ दैट के ए ई इक्वल है सी ई के। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है? कि डी ई या फिर बी ई जो है वो इक्वल है डी ई के, ठीक है। ये दो चीज हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो अब चलो इसको इक्वल प्रूफ कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। लेट्स सपोज ये हो गया सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये ओ जो हो गया सेंटर। सो पहली चीज तो देखो, सेंटर से आप क्या बना लो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, ठीक है। और ओ और ई को जो है वो मिला दो, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो भी परपेंडिकुलर होता है ना सेंटर से किसी एक कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को एक तो परपेंडिकुलर करता है और बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिख देता हूं मैं कि अगर देखो ओ ने ओ एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ड्रॉ क्योंकि ये जो फिगर है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, इसलिए हम जो भी चीज कर रहे हैं यहाँ पे वो हमें लिखनी पड़ेगी। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम ए बी के ऊपर एंड ओ एन सी डी के ऊपर, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? हैंस ए एम और बी एम दोनों आपस में इक्वल होगा, ए एम इक्वल होगा बी एम के, और सी एन और डी एन आपस में इक्वल होगा। यहां तक चीज क्लियर है? और आप ध्यान से देखो कि दोनों कोड्स भी आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी दोनों ही आपस में इक्वल है, लिखा हुआ ना इक्वल कोड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए एम इक्वल होगा बी एम के, और वो इक्वल हो जाएगा किसके? सी एन और डी एन के, यानी कि ये चारों के चारों जो लाइन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी इक्वल? देखो, जैसे ए बी इक्वल है सी डी के। ए बी का मतलब क्या है? ए एम प्लस बी एम। सी डी का मतलब क्या है? सी एन प्लस डी एन। यही तो है, ठीक है। सो देखो, ए एम और बी एम दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सो ए एम की जगह लिख देते हैं, वापस ए एम लिख देते हैं। यहाँ पे सी एन है, इसको भी सी एन लिख देते हैं। ए एम और ए एम कितना हो जाएगा? 2am। सी एन और सी एन 2cn, 2 से 2 कट जाएगा। ए एम इक्वल आ गया किसके? सी एम के। अगर ए एम और सी एम इक्वल है तो सी एम और बी एम भी इक्वल होगा, ठीक है। और सी एम की वैल्यू क्या है? डी एन। तो इसलिए चारों के चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको इरेज करते हैं। हाँ, क्योंकि हमें जगह चाहिए बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, ये चारों के चारों इक्वल होंगे आपस में। यहाँ पे लिख देते हैं एज ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। दोनों कोड्स आपस में इक्वल है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर दोनों कोड्स आपस में इक्वल है तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखो, कोई भी एक कोड्स होती है, कोई भी दो कोड्स है, सेंटर से उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, है ना। हमने पढ़ा था ना थ्योरम के अंदर, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ओ एम विल इक्वल्स टू ओ एन, ठीक है। बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी ये? 8.9 पॉइंट, देख लेते हैं एक बारी कौन सी थ्योरम थी। ये थी थ्योरम
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, नहीं ये नहीं है, कहाँ पे गई? 9.5 equal chords of a circles are equidistant from the centers. So ये 9 पॉइंट, पूरी बात भी लिख सकते हो, लेकिन जब हम 9.5 लिखकर काम चला सकते हैं तो वही लिखेंगे, ठीक है, बाय थ्योरम 9.5। बाकी तो पूरी बात भी लिख सकते हो, इक्वल इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सो अब यहां पर ध्यान से देखो, ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया, और जो जो चीज हम इसमें से निकाल सकते थे, जो गिवन इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी हमने यहां से निकाल ली है। अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर देखो, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आप एक तो ये ट्राइंगल ले लो, ओ एम ई और ओ एन ई, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, दोनों को ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो देखो, पहली चीज क्या है, ओ एम इक्वल होगा ओ एन के, ठीक है, बाय थ्योरम 9.5, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल होगा, ओ ई और ओ ई आपस में इक्वल होगा, कॉमन है, ठीक है। ओ एम ई और ओ एन ई 90 का है, तो ये भी इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर है आपको? तो तीन चीजें हो गई हैं यहां पर, ठीक है। एक तो क्या हो गई, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल या फिर राइट एंगल वाले क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ओ एन ई के बाय राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। यानी कि एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनियस और कोई भी एक तीसरी साइड जो है आपस में इक्वल होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो, अगर ये आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि एन ई और एम ई दोनों आपस में इक्वल होगा। सो एम ई और एन ई इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी। यहां तक चीज क्लियर है? अब हम प्रूफ करते हैं कि इनके जो सेगमेंट है, अब ये वाला जो पार्ट प्रूफ करना था उसको प्रूफ करते हैं। तो देखो, ए एम और बी एन जो है वो दोनों आपस में इक्वल थे, ए मतलब चारों ही साइड आपस में इक्वल थी बेसिकली, ठीक है। लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए ई, क्योंकि ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ई और सी ई दोनों मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूफ करने हैं। तो आप यही वाला ले लो, क्या ले लो, ए एम, ये रहा ए एम और सी एन ले लो, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं ए एम इज इक्वल्स टू सी एन, ठीक है। ये तो यहां पे गिवन है, ये रहा ए एम इक्वल है सी एन के, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये और ये है, तो दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो ए एम प्लस एम ई इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ए ई, एन ई प्लस सी एन, एन ई प्लस सी एन, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, सी ई। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गई है, ठीक है, कि ए ई और सी ई दोनों इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी चीज भी यहाँ पे प्रूफ करते हैं। दूसरी चीज कैसे प्रूफ करोगे, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि बी ई और डी ई जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो यही वाले ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं हम बी एम और डी एन ले लेते हैं, बी एम और डी एन दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं प्रूव्ड। दूसरी चीज ले लेते हैं बी एम इज इक्वल से डी एन के, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में ये है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड।
तो देखो बी एम में से अगर एम ई माइनस कर देंगे तो बी ई बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इस बार माइनस करते हैं। सो इक्वेशन ये रही फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो कर देते हैं। देखो थर्ड वाली कौन सी है, बी एम, तो बी एम में से कौन सा वाला माइनस होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो एम ई माइनस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू डी एन, और डी एन में से कौन सा माइनस होगा, जो इधर में राइट हैंड साइड पर है, यानी कि ये रहा एन ई, ठीक है। तो माइनस एन ई, ठीक है। अब देखो बी एम में से डी एन जाएगा तो कितना बचेगा, बी ई, और डी एन में से एन ई चले जाएगा, डी एन में से अगर एन ई माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, डी ई, ठीक है। तो ये दोनों चीज तो यहाँ पे प्रूफ करनी थी। दूसरी चीज बीई और डीई क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बारी और, द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग segments are equal to each other, ठीक है। यही यहाँ पे प्रूफ करना था सेकंड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड वाले से ही कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड वाले का ही जस्ट उल्टा है। बोला गया है कि दो इक्वल कोर्ड्स में, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया है। कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक सर्कल है, ठीक है। अगर इस सर्कल के अंदर दो हमारी कॉर्ड्स हैं, लेट्स सपोज एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है। तो ये दोनों कॉर्ड क्या कर रही हैं, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ई मान लेते हैं, ठीक है। और इनके जो सेगमेंट है ये सब क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि ए ई और सी डी और बी ई और डी ई। तो लिख देते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है हमें, दैट एंगल्स विद इन द कॉर्ड। तो जो इनका जो जहां पर ये इनका ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, किससे, सेंटर से, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, जैसे ये हमारा सेंटर है, इससे जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसी को इक्वल प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होगा, यहां पर आप क्या कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या चीज गिवन है, पहले तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू बोथ कोड, ठीक है। सो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ओ एम कर लिया हमने ए बी के ऊपर, ठीक है, और ओ एन कर लिया सी डी के ऊपर, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है अच्छे से। अब देखो ओ एम और जो ओ एन है वो दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है कोड दोनों हमारी सेम है, लिखा हुआ है ना टू इक्वल कोड। तो जब कोड इक्वल होती हैं तो वो सेंटर से क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है। तो ये वाली लाइन इक्वल होगी किसके, इसके, ठीक है। थ्योरम 9.5 अभी अपने सेकंड क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करा था। अब हमें यहां पर क्या करना है, देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो ये वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ओ एम ई और ओ एन ई,
तो यहां पर ध्यान से देखो कौन कौन सी साइड्स इक्वल है। एक तो देखो एंगल ओ एम ई जो है वो 90 है और ये भी 90 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ही 90 है, तो पहली चीज तो ये इक्वल हो जाती है कि ओ एम ई जो है वो ओ एन ई यानी कि 1 के इक्वल है। ठीक है, ईच 90 डिग्री। यहां तक चीज क्लियर है अच्छे से। दूसरी चीज देखो ढंग से समझो कि और कोई एंगल इक्वल है, कोई एंगल इक्वल नहीं है, तो साइड इक्वल है, लेकिन ओ एम और ओ एन इक्वल है। सो ओ एम इक्वल है ओ एन के। ठीक है, थ्योरम 9.5 है ना, थ्योरम 9.5 बोथ। थ्योरम 9.5 क्या बोलती है कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स। तो देखो अगर कोड्स इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो थ्योरम 9.5, और यहाँ पे आप पूरी भी चीज लिख सकते हो, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये थ्योरम को अगर आपको याद ना है कि 9.5 है, तो आप पूरी की पूरी जो थ्योरम है वो लिख सकते हो। तीसरी चीज देखो, ओ ई और ओ ई दोनों के ही अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन। यहां तक चीज क्लियर है आपको अच्छे से। तो देखो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक और साइड, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड की मदद से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल ओ एन ई के बाय आर एच एस रूल। ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो अगर ऐसा है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ ई एम और ओ ई एन ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ ई एम एंगल्स विल इक्वल टू ओ ई एन बाय सीपीसिटी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, इंटरसेक्शन टू दी सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द सेंटर बाय सीपीसिटी। यहां पर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही यहां पर भी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कोई दो सर्कल हैं, दोनों क्या है, कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, दोनों के ही सेंटर सेम है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं सेंटर ओ है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, कोई एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। पॉइंट ए पर करती है, पॉइंट बी पर करती है, पॉइंट सी पर करती है और पॉइंट डी पर करती है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, सेंटर से कॉर्ड ए बी के ऊपर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन शुरू होता है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए बी, ए डी के ऊपर। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ इसको मान लेते हैं पी, ए डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। ठीक है, सो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, ए बी, ए डी के ऊपर। और देखो ओपी जो है वो बीसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बीसी क्या है, एडी का ही एक सेगमेंट है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, कोई भी एक परपेंडिकुलर होता है सेंटर से किसी एक कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। थ्योरम 9.3 है ना, 9.3 जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, यही बोलती है। सो इसका मतलब क्या है कि एपी और डीपी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देन एपी विल इक्वल्स टू डीपी। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज देखो, जो ओपी है वो मैंने आपको क्या बताया, बीसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। छोटे वाले सर्कल की कोड क्या है, बीसी। ठीक है, लाइन तो वो एक ही है, तो बीपी और सीपी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बीपी इक्वल होगा किसके, सीपी के। और ये दोनों ही चीज क्यों इक्वल होंगी, बाय थ्योरम 9.3। ये भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। दूसरी चीज भी चलो लिख देता हूं, परपेंडिकुलर
फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, पेन को क्या हो गया, चलो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट दी कॉर्ड, ठीक है। और 9.3 थ्योरम है, ये 9.4 थ्योरम इसका उल्टा है, ठीक है। कहीं से भी अगर कोई एक लाइन सेंटर से बनाई जाती है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी करेगी, 9.4 थ्योरम ये बोलती है। ये देखते हैं चल रहा है कि नहीं, हाँ ये सही है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, आपके पास में दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है, एपी और डीपी। तो एपी और एपी इक्वल से डीपी, बीपी इक्वल से सीपी। आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस कर दो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो यहां पे लिख देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो अच्छा, फर्स्ट वाली जो है वो बड़ी लाइन है एपी, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली में से माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी वाली ऑलरेडी, किसी छोटी लाइन में से बड़ी तो माइनस कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ये कर देते हैं। सो एपी में से माइनस होगा क्या, बीपी, और डीपी में से माइनस होगा क्या, सीपी, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर ये पहले जो मैंने लिखा था कि फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करते हैं, तो वो भी कर सकते हो, आंसर वहां पे भी आ जाएगा। लेकिन लॉजिकली थोड़ा आप सोचो तो बड़ी वाली से छोटी वाली माइनस इजिली हो जाएगी, ठीक है। एपी में से बीपी अगर माइनस करेंगे, देखो एपी में से अगर बीपी माइनस कर दे तो क्या बचेगा, ए बी। तो ये तो आ गया ए बी, फिर इक्वल का साइन। डीपी में से सीपी माइनस करो, देखो डीपी में से सीपी माइनस कर दो तो क्या आएगा, सी डी। ठीक है, यही प्रूफ करना था यहाँ पर कि ए बी और सी डी जो है वो आपस में इक्वल है, बस यही प्रूफ करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था फोर्थ वाला, ठीक है, जल्दी हो गया, 1-2 मिनट में हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको समझते हैं क्या बोल रहा है। काफी बड़ा क्वेश्चन, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कोई एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, लेट्स सपोज। यहां पर जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 है। यहां पर मान लो 3 फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, एक फ्रेंड्स का नाम है रेशमा, तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक फ्रेंड का नाम है लेट्स सपोज सलमा, ठीक है, तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक और फ्रेंड उसका नाम है मनदीप, तो उसको एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। अब यहां पर बोल क्या रहा है कि जो रेशमा ने सलमा को बॉल पास करी, तो जब उसको बॉल पास करी, इसको यहां पर नहीं पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा इक्वल लगेगा। तो रेशमा ने सलमा को बॉल अगर पास करी तो ये कितना डिस्टेंस था, 6 मीटर का। और सलमा ने फिर मनदीप को बॉल पास करी तो ये भी क्या है, 6 मीटर का डिस्टेंस है कि नहीं, 6 मीटर का डिस्टेंस। तो हमें क्या डिस्टेंस निकालना है कि जब मनदीप और रेशमा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हमें ये फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। यानी कि आर एम की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जो फिगर है आर एस एम, जो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है, यस, ये एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है। और आइसोस्लेस ट्राइंगल के अंदर जब हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो वो आर एम को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो लिख देते हैं आर एस एम इज अ आइसोस्लेस ट्राइंगल, आइसोस्लेस ट्राइंगल है, सो इट्स perpendicular bisector will be passed through the center। मार्कर ही खत्म हो तो उसका मार्क कर देते हैं। तो जो उनका जो, देखो अब यहां से अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो वो सेंटर से पास होकर निकलेगा। ठीक है, कहां से निकलेगा? सेंटर से। क्यों होता है देखो, ऐसा मैं बता रहा हूं। आर एम का हमने बना दिया, मान लो परपेंडिकुलर बना दिया यहां तक, आर ये इसको मान लेते हैं, लेट्स सपोज एम है तो इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो एस ए क्या हो गया? आर एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्या? एस ए, यानी कि ये वाली साइड जितनी भी थी, इतना और इतना हिस्सा बिल्कुल इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, बिल्कुल इक्वल पार्ट के अंदर। ठीक है, सो आर ए यहां पर इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली साइड आ गई इसके इक्वल। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है? अब आप यहां से ध्यान से देखो, आप सेंटर से, ये क्या है? एक कॉर्ड है, आर एम क्या है? एक कॉर्ड है। अगर आप सेंटर से कोई कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करोगे और वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो हमने क्या पढ़ा है 9.3 थ्योरम और 9.4 थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी एक लाइन को सेंटर से बनाओगे किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी? इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं आर एम कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगी? आर एम को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर काटेगी। तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कब काटेगी? कब काटेगी? जब वो इसी पॉइंट के ऊपर आएगी, ए पॉइंट के ऊपर ही आएगी, तभी तो काटेगी भाई। अगर हम पहले ही आर एस ए जो है वो हम पहले ही बना चुके हैं कि आर एम का क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है? अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है कि नहीं? अब अगर आप सेंटर से मान लो यहां पे एक लाइन बना दो और आप बोलो कि ये भी इक्वल पार्ट्स के अंदर काट रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब इतना हिस्सा 5 है और इतना हिस्सा 5 है, तो इतना हिस्सा और इतना हिस्सा तो अलग अलग होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ये अलग अलग होगा। तो अगर जो हमारी थ्योरम 9.3 और 9.4 बोलती है कि अगर सेंटर से, सेंटर ओ है, सेंटर से कोई एक लाइन किसी कॉर्ड के ऊपर बनाई जाती है, तो वो क्या करती है? उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर काटेगी और परपेंडिकुलर भी करेगी। तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कब काटेगी? जब ये वाली लाइन ओ से बनाएगी लाइन भी ए पर आकर मिलेगी। ठीक है, ए पर आकर मिलेगी तभी तो काट पाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें यहां पर साइमल्टेनियसली हो रही है। समझ में आया? तो इसलिए ओ से जो भी लाइन निकलेगी वो ए के ऊपर ही आएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एस ए जो है वो अगर उसको बाहर आगे और एक्सटेंड करते हैं तो वो सेंटर ओ से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, आप यहां पर ध्यान से देखो, इसको आप मिला दो, ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसको इरेज कर देते हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए बोला था 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल में ये 5 नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए बोला था। ये भी 5 होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, आप यहां पर आप क्या कर सकते हो? आपको क्या निकालना है? यहां पर आर एम निकालना है। तो आप आर ए की वैल्यू भी अगर निकाल लोगे तो भी ये चीज यहां पर हम निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, देखो ये भी 5 होगा, ओ एफ भी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? ओ आर, ओ आर, ओ एम, ओ एम इक्वल्स ओ एस, ये सभी क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर के होंगे, क्योंकि ये सब क्या है? रेडियस है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसलिए अब देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये कितना है? 6 है। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और उस ट्राइंगल का क्या निकालते हैं? एरिया निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल का। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहां पे लगा देते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देखो, एक सेंटीमीटर है, एक है 5, दूसरी भी 5 मीटर है, तीसरी क्या है? 6 मीटर है। तो डिवाइडेड बाई 2, तो 16 का हाफ कितना होता है? 8 मीटर। तो 8 मीटर तो आ गया यहाँ पे किसकी वैल्यू? एस की वैल्यू। अब निकालते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू रख देते हैं 8। सो 8, देन अगेन 8 माइनस 5, एक साइड है माइन, एक साइड है 5, दूसरी साइड भी 5 है, और तीसरी साइड कितनी है? 6। अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। यहाँ पे 8 का 8 लिख दो, 8 में से 5 जाएंगे बचेगा 3, 8 में से 5 जाएंगे 3, 8 में से 2 6 जाएंगे बचेगा 2। देखो, 2 बार 3 है तो एक बार बाहर लिख दो, अंडर रूट हटा दो उसके ऊपर से। यहाँ पर कितना है? देखो, 8 2 16, 16 का बाहर क्या हो जाएगा? 4। तो 3 4 जा 12। तो एरिया कितना आ गया? यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, सो 12 मीटर स्क्वायर आ गया क्या? एरिया। ठीक है,
हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अभी हमें क्या चाहिए, हमें आर ए की वैल्यू निकालनी है। दूसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का, दूसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये सारे के सारे 90 के एंगल बन रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, एरिया का बेस इंटू हाइट। अगर आप ट्राइंगल ये लेते हो, यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, आर ओ एस। यहां पर भी हमने कौन से एरिया का, कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाला है, आर ओ एस का, ठीक है। यहाँ पे हमने आर ओ एस का निकाला है, याद रखना, ठीक है। ये किसका है, आर ओ एस का। तो हम यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो ये किसके इक्वल होगा, एरिया के। देखो आर ओ एस का एरिया तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, कितना आ रहा था 12 मीटर स्क्वायर, तो 12 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1/2 बेस क्या होगा, देखो ये 90 एंगल बन रहा है, तो बेस क्या होगा ओ एस, बेस क्या होगा ओ एस, और हाइट कितनी होगी, हाइट आर ए होगी, ठीक है, क्या होगी आर ए। अब देखो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है ही, ओ एस गिवन है, कितना है 5 है ओ एस, ठीक है, रेडियस है क्योंकि वो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, आर ए नहीं पता हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना है 5 मीटर है, तो आर ए को यहीं पे रहने देते हैं, 2 यहाँ पे डिवाइड किया तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का। 5 आर ए से कौन सा रिलेशन बना रहा है, 5 आर ए से कौन सा रिलेशन बना रहा है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड का। 1 मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा, तो बचेगा 1 मीटर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 टू जा 24, 5 4 जा 5 8 जा, सो 4.5 आगे किसकी वैल्यू, आर ए की, 4.8, आर ए कितना आ गया 4.8, और 1 मीटर बचा था, यानी कि 4.8 मीटर आ गया आर ए। देखो आर ए और एम ए दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है ना, जो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो आर ए और एम ए दोनों इक्वल है। अगर ये 4.8 आया तो ये भी 4.8 आएगा, और दोनों मिला के कितना आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो आर ए इक्वल्स आएगा किसके, एम ए के, यानी कि दोनों हो जाएंगे 4.8 के, और हमें क्या निकालना है आर एम, तो आर एम कितना आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितना आ जाएगा 9.6 मीटर, ठीक है। ऐसे ही होना था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी बड़ा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको सीधा एक्सप्लेन करके दिखाया है, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। 6 में क्या बोला गया है, बड़ा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बुक से पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर है। कोई 3 दोस्त हैं, ए से अंकुर है, एस से सैयद है, डी से डेविड है। तीनों के तीनों दोस्त जो हैं वो मोबाइल जो टॉय फोन होता है उसके अंदर जो स्ट्रिंग होती है, वायर होती है, उससे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यानी कि वो तीनों की तीनों जो वायर है वो क्या है, एक आपस में इक्वल है, और या तो हम ये कह सकते हैं कि वो वायर्स की लेंथ जो है वो इक्वल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो देखो जिस पोजीशन में ये बैठे हुए हैं ना, उस पोजीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि ए डी एस, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक चीज लिख देते हैं, अंकुर, सैयद and David are forming an equilateral triangle, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। दूसरी चीज देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप बना दो इसकी मीडियन, एसपी, एसपी क्या बना दो इसकी मीडियन। तो हम यहां पे लिख देते हैं ड्रॉ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एस ए डी, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की, ठीक है।
तो जो उसकी मीडियन होगी वो क्या करेगी, वो एडी के ऊपर क्या होती है हमेशा, जो जहां से आप मीडियन बनाओगे, मैं एस पी मीडियन बना रहा हूं तो वो एडी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन एडी। सो एडी के ऊपर क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और एंड और क्या होता है, देखो जब मीडियन बनती है किसी एक सर्कल के अंदर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो उसकी मीडियन को जब बनाते हैं तो और क्या होता है वहां पर, अभी तक तो मैंने ये बता दिया कि वो एडी के मीडियन क्या करेगी, एडी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि जो सेंटर है सर्कल का, उस सेंटर से होके गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, सेंटर से होके। एंड इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आया। तो जो जो यहां पर थ्योरी हो सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यहां पर लगाकर इसको सॉल्व करो। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर सेंटर है सर्कल का, और सर्कल का सेंटर उसकी मीडियन से होता हुआ पास, मतलब उसकी मीडियन जो है वो सर्कल के सेंटर से होते हुए पास हो जाए, तो वो सेंटर क्या बन जाता है इस ट्रायंगल का, वो बन जाता है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। क्या बन जाता है, सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड मतलब, जैसे अगर बात वही है, जैसे यहां से आप इतना कंपास को खोलोगे और जब आप एक सर्कल बनाओगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा और इसकी तीनों के तीनों साइड्स के ऊपर ये टच करेगा। ठीक है, इसकी जो वर्टेक्स है वहां पे टच करेगा। ठीक है, क्यों करता है टच, देखो ऐसा होता है, ये क्या है, सेंटर है सर्कल का, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो यहां से सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस तक का, ये भी रेडियस होगा और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो तीनों वर्टेक्स को तो टच करना ही है वो। ठीक है, तीनों वर्टेक्स को तो टच करना ही है, इसलिए जो ओ पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, अब सेंट्रोइड बन जाएगा। ठीक है, नाउ ओ इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एस ए डी। ठीक है, एस ए डी का क्या हो गया, ये एक सेंट्रोइड हो गया। अब देखो सेंट्रोइड के बारे में एक प्रॉपर्टी है वो बताता हूं, कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को, इस वाली मीडियन को, या फिर मीडियन और भी हो सकती है, ये भी मीडियन हो सकती है, आप यहां से ड्रॉ करोगे, ये भी मीडियन हो सकती है और ये भी मीडियन हो सकती है। ठीक है, तीन मीडियन हो सकती है किसी भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चीज समझने वाली है, कि जो हमारी एसपी, जो हमारी लाइन है एसपी, उसको जो हमारा सेंट्रोइड है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, वो कितने पार्ट के अंदर बांटता है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। देखो एस ओ और पी ओ, दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, लेकिन इन दोनों कौन कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, इसके पीछे एक थ्योरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट का हमेशा डबल होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट का हमेशा डबल होगा। अगर नीचे वाला पार्ट 5 है तो ऊपर वाला कितना होगा, 10 होगा। नीचे वाला अगर 20 है तो ऊपर वाला कितना होगा, 40 होगा। अगर ऊपर वाला अगर ऊपर वाला 20 है तो नीचे वाला कितना होगा, 10 होगा, आधा होगा, है ना। तो सेंट्रोइड यही काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इनटू 2:1। ठीक है, 2 और 1 के रेशो में डिवाइड करता है। आप इसको निकाल कैसे सकते हो, एस ओ और पी ओ का फ्रैक्शन लिख लो, एस और पी ओ क्या होगा, 2/1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2/1। आप ऐसे निकाल सकते हो, एस ओ और पी ओ इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, यही 2:1 का रेशो है। अब देखो एस ओ तो आपको पता ही है कितना है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एस ओ की जगह लिख देते हैं हम कितना, 20 लिख देते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा 10, ये बचता है 1।
तो आंसर क्या आ गया आपका, पीओ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 10 1 इज 10, पीओ की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो पीओ 1 इज पीओ, और बीच में इक्वल का साइन है, तो पीओ की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से 10 आ गई। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये आ गया 10, ठीक है, वैसे भी 10 ही आनी थी क्योंकि ऊपर वाली क्या है 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगी 10 होगी, हाफ होगी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो यहाँ पे बनेगा 90 का एंगल। देखो ये 10 है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 होगा, होगा बिल्कुल, क्योंकि रेडियस है ये एक सर्कल की, ठीक है। देखो ये 20 है, ये 10 है, आप इतनी वैल्यू यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, ठीक है, पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ना, तो अब यहाँ पर लगाते हैं हम पाइथागोरस, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप यहां से करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, सब पता होता है उन्हें कौन क्या है। देखो एच पी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओ, तो ए ओ की जगह क्या हम 20 मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 20 लिख लेते हैं, मीटर वगैरह तो बाद में देख लेंगे, यूनिट है मीटर तो, ठीक है। पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 10, तो इसकी जगह लिख देते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर। बी स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, तो बेस की जगह लिख देते हैं एपी, सो एपी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर होता है 100, अब इस 100 को ले चलते हैं वहां पर और ये हो जाएगा 300, क्योंकि वहां पे जाके हो जाएगा माइनस का, ये है ना, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 300, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, केवल एपी की वैल्यू चाहिए, तो एपी कितना हो जाएगा अंडर रूट 300, और अंडर रूट 300 का मतलब क्या है 10, 10 और रूट 3, देखो 300 का मतलब क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 3, और 100 का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, तो 100 का अंडर रूट क्या होगा, 100 का अंडर रूट स्क्वायर क्या होगा 100 का 10 हो जाएगा, तो 10 तो आ जाएगा बाहर, और 3 का कोई साथी नहीं है, 3 अंदर ही रह जाएगा, तो ये बच गया एपी। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई 10 रूट 3, यहां पे लिख दो 10 रूट 3, एपी की वैल्यू आ गई कितनी 10 रूट 3। अब देखो जो मीडियन होती है, जो मीडियन होती है वो क्या करती है, जहां पर भी जिस भी साइड के ऊपर मीडियन बनेगी वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगी उसको, यानी कि एपी और डीपी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर इस बात पे भी विश्वास नहीं है तो दूसरी चीज भी समझ लो, सेंटर से सेंटर से जब कोई परपेंडिकुलर बनाया जाता है किसी एक कोड के ऊपर, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया गया ये एक एडी नाम की एक कोड है उसके ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा उस कोड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। थ्योरम पढ़ी थी ना हमने 9.4 थ्योरम पढ़ी थी, या पता नहीं 9.3 के वो थ्योरम क्या थी, हाँ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, यही तो थी थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर रहे हैं हम, ठीक है। सो AP विल इक्वल्स टू DP, ठीक है, सो यहां पे लिख देते हैं ऐसा क्यों होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, ठीक है, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दो चल जाएगा, ठीक है, पूरी तो फिर वो अलग से लिखोगे, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली टू द सेंटर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड द बाइसेक्ट दी कॉर्ड, तो पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आप अपने लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो कि एक परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर डाला गया है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। सो एपी और डीपी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर देखो एडी क्या होगा, एडी क्या होगा, अगर एपी हमारा आ गया 10 रूट 10 अंडर रूट 3, सो डीपी भी कितना हो जाएगा, यहां से डीपी की वैल्यू निकाल लेते पहले, सो डीपी कितना हो जाएगा, डीपी भी हो जाएगा सेम, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है एडी, तो एडी क्या होगा एपी प्लस डीपी,
क्या होगा, AD क्या हो जाएगा, AP प्लस DP। AP की जगह लिख देते हैं tan√3 और DP की जगह भी लिख देते हैं tan√3। tan और tan यहां पर हो जाएगा +20 और ये आ जाएगा √3। सो AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3। क्वेश्चन में बोला गया है कि तार की वैल्यू निकालो, स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, तो यहां पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़े थे ना, वो कॉन्सेप्ट के अलावा इक्विलेटरल ट्राइंगल, पाइथागोरस वाला, ये भी यहां पर यूज हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बुक के अंदर भी लिखा है कि भाई पाइथागोरस का यूज करो इसके अंदर और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ में 9.2 का सॉल्यूशन खत्म होता है। अब करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं 9.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।